हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फाइंड आउट एरर्स में देखते हैं हम क्या सीखने को मिलता है। द ट्रेंड द डांसर्स आर, जितने ज़्यादा ट्रेंड डांसर्स होते हैं द मोर लाइवली द डांस इज़, उतना ही ज़्यादा जिंदा दिली से भरा हुआ डांस होता है। अब ये रूल क्या है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। हमने द के बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाई। द मोर ट्रेंड, यहाँ मोर आना चाहिए। द मोर ट्रेंड द डांसर्स आर, द मोर लाइवली द डांस इज़। ही फाउंड, उसने पाया, किसको? नो डिज़ायर, किसी भी इच्छा को पूरे होते हुए नहीं पाया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये किसके लिए आया? इसके लिए आया, और इसने ये काम करना नहीं, डिज़ायर फुलफ़िल नहीं करती, डिज़ायर को फुलफ़िल किया जाता है। तो ये ठीक है, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। ही फाउंड नो डिज़ायर बीइंग फुलफ़िल्ड, उसने किसी भी इच्छा को पूरा होते हुए नहीं पाया। शी इज़ टू स्ट्रेंज, वो इतनी ज़्यादा अजीब है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब इसका सब्जेक्ट भी कौन है? ये। तो ये काम इसने नहीं करना बल्कि इस पर विश्वास किया जाना है, तो यानी ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। सो शी इज़ टू स्ट्रेंज टू बी बिलीव्ड। अगर शी की जगह कोई चीज़ का नाम होता, जैसे चाकू होता, और यहाँ पर पैसिव वॉइस मीनिंग निकलता, उसमें अगर हम एक्टिव वॉइस भी रहने देते हैं तो भी गलत नहीं है। जैसे हम कहते हैं द नाइफ इज़ टू ब्लंट टू कट, यानी चाकू इतना खुरदरा है कि काट नहीं सकता है। अब चाकू थोड़ी ना काटेगा, चाकू से काटा जाएगा, लेकिन हम उसमें एक्टिव वॉइस लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई नॉन लिविंग हो तो हम यहाँ पर पैसिव मीनिंग होते हुए भी एक्टिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है और अगर यहाँ मीनिंग पैसिव निकल रहा है तो हमें पैसिव ही बनाना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। सो शी इज़ टू स्ट्रेंज टू बी बिलीव्ड। अट्रैक्टिव द मैगजीन वॉज। अब कोई भी सेंटेंस सीधा एडजेक्टिव से शुरू होता है, पॉजिटिव डिग्री से, उससे पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ से एज आता है। अट्रैक्टिव एज द मैगज़ीन वॉज, मतलब वो किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होता है कि कोई ये सच्चाई तो थी ही, यानी ये चीज़ तो पहले से ही मौजूद थी, इसलिए ये काम इजीली हो गया। सो अट्रैक्टिव एज द मैगज़ीन वॉज, ही स्टार्टेड ब्राउजिंग थ्रू इट। ब्राउज थ्रू होता है जैसे पन्ने पलटना शुरू कर देना, तो अट्रैक्टिव तो थी ही, तो उसने उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। सो यहाँ पर एज आना चाहिए। आई कुड परफॉर्म अ मैजिक शो, मैं एक मैजिक शो परफॉर्म कर सकूं। इफ़ ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। कंडीशनल्स पर आप वीडियोस देखकर उन्हें समझ सकते हैं अच्छी तरह से, जिन लोगों को नहीं आइडिया है। इफ़ आई हैड नोन मैजिक, यहाँ पर ओनली वुड कुड आए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, यानी ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है, तो यहाँ पर केवल सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। इफ़ आई न्यू, हैड नहीं आना चाहिए। ये कंडीशनल टाइप थर्ड का रूल है, इफ़ के बाद जब पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो इफ़ आई न्यू मैजिक, इसका मतलब है अभी की बात करें कि अगर मुझे मैजिक आता हो तो मैं भी मैजिक शो परफॉर्म कर सकता या कर सकूं। लेकिन रियलिटी क्या है कि हमें नहीं आता, इसलिए नहीं कर सकते, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, इफ़ आई न्यू। द मोर द डिस्टेंस, जितना ज़्यादा फासला होगा। अब इसमें क्या है, द मोर द डिस्टेंस के बाद वर्ब नहीं है। द मोर द डिस्टेंस इज़, द मोर द फेयर, फेयर होता है किराया, भाड़ा। जैसे हम जब कोई गाड़ी में जाते हैं कहीं पर तो किराया लगता है। द फेयर विल बी, उतना ही ज़्यादा किराया होगा। द मोर द डिस्टेंस इज़, द मोर द फेयर विल बी। सो कोल्ड, सो गए हम, मतलब जब एडजेक्टिव के आगे, यहाँ पर तो एडजेक्टिव के आगे कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ एज लगाया। यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव से पहले हम सो गए, तो हमें फिर रूल, सेंटेंस का रूल ध्यान ही नहीं रहा, हमने क्वेश्चन बना दिया। हाँ, हमको क्वेश्चन ही बनाना है, भले ही हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो सो कोल्ड इज़ द डे, इतना ज़्यादा ठंडा है दिन। ये मैंने नीचे हिंदी में भी ये सेंटेंसेस कुछ एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो कोल्ड इज़ द डे दैट यू कैन नॉट कवर एनी डिस्टेंस ऑन फुट, कि तुम पैदल कोई भी दूरी तय नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा ठंडा है दिन। द बिग अ बस इज़, अब तो हम समझ गए कि द के बाद यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। मतलब हमको एरर्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि देखते ही हमें फ़ौरन ध्यान हमारा सीधा मिस्टेक पर जाए। तो एक तो हमारा टाइम कम लगेगा उनको ढूंढने में, दूसरा हम जब खुद लिखेंगे तो हम वो गलती कभी करेंगे ही नहीं।
सो द बिगर अ बस इज़, जितनी ज़्यादा बड़ी एक बस होती है, द मोर दी पैसेंजर्स कैन बी एकोमोडेटेड, उतने ही ज़्यादा, जब भी ये मोर जो है क्वांटिटी या नंबर बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो फिर दोबारा द लगाना पड़ता है। सो द मोर द पैसेंजर्स कैन बी एकोमोडेटेड, एकोमोडेट होता है जगह देकर एडजस्ट करना। एकोमोडेट का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है जिसमें कोई चीज़ समा सकती है, तो ये ठीक है। द मोर द पैसेंजर्स कैन बी एकोमोडेटेड। एकोमोडेट की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, इसमें अक्सर गड़बड़ होती है, इसमें डबल सी और डबल एम दोनों डबल होते हैं। शी कॉट मैनी थीव्स, उसने पकड़ा बहुत सारे चोरों को, ऐसा करते हुए या ऐसा होते हुए। अब बीइंग के बाद आईएनजी यहाँ इस रूल में कभी भी नहीं आता, बीइंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पहले हमको ये देखना है कि हमको चाहिए भी है थर्ड फॉर्म या नहीं चाहिए। थीव्स के बाद जो काम है थीव्स ही करेंगे, तो बीइंग नहीं चाहिए हमको। सो शी कॉट मैनी थीव्स स्टीलिंग द थिंग्स, उसने बहुत सारे चोरों को पकड़ा चीज़ें चुराते हुए। चोरी, अगर हमने ये लिखना हो कि उसने बहुत सारे चोरों को चोरी करते हुए पकड़ा, तो स्टीलिंग नहीं आएगा। स्टील का मतलब होता है चुराना, और उसके बाद हमको बताना पड़ेगा क्या चुराया। अगर हम सिर्फ चोरी करना कह रहे हैं तो चोरी की इंग्लिश हमें अलग लिखनी पड़ेगी, और करने के लिए कमिट, तो वो ऐसे होगा, शी कॉट मैनी थीव्स कमिटिंग अ थेफ्ट। वो ऐसे नहीं होगा कि शी कॉट मैनी थीव्स स्टीलिंग और फुल स्टॉप। स्टीलिंग के बाद तो ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, उसके बिना वो सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर बीइंग नहीं आना चाहिए। इवन पुअरेस्ट वुमन वांट्स टू हैव गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गरीब से गरीब औरत भी चाहती है कि उसके पास सोने के गहने हों। तो जब भी हम कहते हैं किसी एडजेक्टिव के लिए कि अच्छे से अच्छी किताब, बुरे से बुरा इंसान, बोरिंग से बोरिंग फिल्म, तो बोरिंग से बोरिंग फिल्म मतलब सबसे बोरिंग, तो शुरुआत इवन और फिर द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आती है हमेशा। सो इवन द पुअरेस्ट वुमन वांट्स टू हैव गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब इनमें से ही कुछ पैटर्न्स मैंने हिंदी में लिखे हैं ताकि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जितना ज़्यादा महान एक व्यक्ति होता है, पहले तो द आएगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगी क्योंकि हमको लिखना ज़्यादा महान। सो द नोबलर, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद ई आर लग जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाद ई आर नहीं लगता, तो यहाँ पर फिर मोर लगाना पड़ता है। जैसे अब हमने यहाँ पर मोर लगाया, द मोर ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड के बाद ई आर नहीं लग सकता। सो द नोबलर अ पर्सन इज़, कॉमा, फिर द, उतना ही ज़्यादा भगवान उससे प्यार करते हैं। अब इसमें व्यक्ति कैसा ये नहीं बताया गया, सिर्फ मात्रा बताएगी कि भगवान उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं। सो द मोर, बस यही एडजेक्टिव है, द मोर द गॉड लव्स हिम, उतना ही ज़्यादा भगवान उससे प्यार करते हैं। दुनिया भले ही ना करे लेकिन भगवान ज़रूर करते हैं। वह इतनी ज़्यादा अमीर है कि वह गरीबी की पीड़ा को नहीं समझ सकती थी, समझ सकती है। शी इज़ टू रिच, कई बार क्या होता है कि अगर हमने लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस की, स्ट्रगल नहीं किया, तो हम दूसरे की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं जन्म से ही, तो 99.9% केसेस हैं कि हम गरीब या गरीबी की पीड़ा को नहीं समझ सकते। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन इस केस में वैसे बहुत कम होते हैं। सो शी इज़ टू रिच, वो इतनी ज़्यादा अमीर है। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। एक तो अगर हमने टी डबल ओ टू लगा दिया तो हमें 2 कदम चलना है, यानी आगे भी फिर टू लगाना है और इन्फिनेटिव लगाना है, जिसका मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव होता है। सो शी इज़ टू रिच टू अंडरस्टैंड, क्या, गरीबी की पीड़ा को। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि जब हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है हिंदी में, तो सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड, को की तो खैर कोई इंग्लिश नहीं होगी, पीड़ा, एंग्विश, किसकी, गरीबी की, एंग्विश ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी से पहले द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो जब हम जनरल बात करें, इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी जगह से नहीं है, तो हम द नहीं लगा सकते। जैसे अगर हम कहें द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री, तो फिर तो लगाएंगे कि हम किसी एक देश की गरीबी की बात करें, लेकिन यहाँ पर गरीबी की बात जनरल हो रही है। तो शी इज़ टू रिच टू अंडरस्टैंड द एंग्विश ऑफ पॉवर्टी। अब यही अगर हम जैसे हिंदी में लिखा वैसे लिखना चाहें तो ऐसे होगा, शी इज़ सो रिच,
अब 100 लगा दिया तो 100 कदम चलना पड़ेगा, यानी लंबे तरीके से, जैसे हिंदी बोली गई है वैसे इंग्लिश। शी इज़ सो रिच दैट शी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एंग्विश ऑफ पॉवर्टी। अब अगर हमने यहाँ ऐसे किया कि शी इज़ सो रिच, फिर टू लगा दिया उसके बाद, ये भी मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को करते हुए कि यहाँ पर 100 लगाकर फिर पीछे टू वाला पैटर्न लगा देते हैं, जो कि गलत है। टू लगाओगे तो याद रखना 2 ही कदम चलना है, यानी फिर टू शॉर्ट मेथड है ये, और 100 लगाओगे तो 100 कदम चलना पड़ेगा, यानी जो हिंदी में बोल रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। और कई बार पेपर में ऐसे भी आता है कि ये सेंटेंस दिया होता है और हमें कहा जाता है कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग नेगेटिव फॉर्म। जब भी कहा जाता है कि नेगेटिव फॉर्म में चेंज करो तो उसका साथ में छुपा हुआ मीनिंग ये भी होता है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि हम कह दें कि शी इज़ नॉट टू रिच, नो। अब देखो हमने नेगेटिव फॉर्म लगा दी, कैन नॉट लगा दिया, और मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम है। तो ये ऐसे भी आ सकता है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिखिए, या पेपर में आता है रिमूव टू, री राइट द सेंटेंस रिमूव टू, ये वाला टू फिर डॉट्स फिर ये वाला टू, तो उसका भी आंसर यही है। एग्ज़ाम आसान तो था ही, तो यानी ये एक बताया जा रहा है कि एक फैक्ट, एक हकीकत जिसने कि इस चीज़ को आसान बना दिया, ये वाला पैटर्न है। ईजी एडजेक्टिव से शुरू होगा, उसके बाद एज आएगा, सिंपल सेंटेंस। ईजी एज द एग्ज़ाम वॉज, ऑल द स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड, हासिल करना, प्राप्त करना, ऑल द चिल्ड्रन ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हिंदी से इंग्लिश करना भी, और एरर्स सीखने से हमारी लैंग्वेज पर पकड़ बहुत मजबूत होती है, बोलने में, लिखने में, समझने में आसानी होती है। एरर्स की जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।